नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस कि हम एक सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, एक शोध प्रस्ताव कैसे बनाते हैं। वह शोध प्रस्ताव जो हमें विभिन्न फंडिंग एजेंसीज से फंड लेने में सहायक हो सके, वह सिनॉप्सिस जो हमें अपने अकादमिक संस्थानों में एक बेहतर रिसर्च की ओर अग्रसरित कर सके। तो आइए शुरू करते हैं कि एक शोध प्रस्ताव कैसे बनाते हैं, सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि यह जो शोध प्रस्ताव या जो सिनॉप्सिस की बात कही जाती है, इनमें कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, तो सबसे पहले हाई ऑन एजेंडा, हमारा एजेंडा क्या है उसको हमें ध्यान में रखना, वो सबसे ऊपर रखना चाहिए। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, फिर शॉर्ट लिस्ट ऑफ फ्यू इशूज और प्रॉब्लम्स, कुछ आपको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेना होता है। इंटरेस्ट के बाद कुछ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेना, फिर कुछ किताबों और आर्टिकल्स को पढ़ने की जरूरत होती है। अगर वो पढ़, लेट योर माइंड्स टू बी साइज्ड विथ वन इशू, उसके बाद में हमें एक इशू पर, एक किसी प्रॉब्लम पर हमें कंसंट्रेट होकर के काम करने की जरूरत हो जाती है। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। जो रिसर्च प्रपोजल है उसको लिखने का तरीका क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो हमें कुछ बिंदुओं को सबसे पहले इसमें भी ध्यान में रखने की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च प्रपोजल, पहले रिसर्च और रिसर्च प्रपोजल को हमें समझना होगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। रिसर्च प्रोसेस क्या है, रिसर्च आइडियाज एंड टॉपिक्स क्या होते हैं, रिसर्च क्वेश्चनर एंड ऑब्जेक्टिव की बात होती है। सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट रिसर्च स्ट्रेटजी, कोई एक अप्रोप्रिएट रिसर्च स्ट्रेटजी हमें सेलेक्ट करनी होती है, फिर डाटा कलेक्शन करना होता है, और फिर उसके बाद में हम आते हैं डाटा एनालिसिस टेक्निक्स, कोई भी एक टेक्निक लगा करके हम उस पर काम कर लेते हैं। अब व्हाट इज रिसर्च, तो रिसर्च हम कई बार पिछली वीडियोस में भी अपने बता चुके हैं कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू न्यू नॉलेज। रिसर्च क्या है, नवीन ज्ञान की दिशा में किया गया व्यवस्थित एवं तार्किक प्रयास शोध कहलाता। नवीन ज्ञान और सिस्टमैटिक नॉलेज, न्यू नॉलेज की बात हम कई बार कर चुके हैं। यहाँ पर टू फाइंड आउट थिंग्स इन सिस्टमैटिक वे एंड इंक्रीज नॉलेज, सीधा हम दो टर्म में आ गए कि सिस्टमैटिक नॉलेज के रास्ते होते हुए, सिस्टमैटिक रास्ते से होते हुए हम कैसे अपने नॉलेज को इंक्रीज करें, इसको हमें ध्यान में रखना होता है। इसीलिए हम कोई शोध प्रस्ताव, कोई सिनॉप्सिस तैयार करते हैं। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ मेथड्स यूज्ड टू डाटा कलेक्ट मीनिंगफुल रिजल्ट्स एंड सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ये वही घुमा फिरा करके वही बात होती है। चाहे वो रेडमैन एंड मॉरी के द रोमांस ऑफ रिसर्च जो बुक है, उनमें भी सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज इज कॉल्ड रिसर्च की बात कही जाती। और यहाँ पर भी हम अगर ऊपर जो बोल्ड हेडिंग है उनके बाद तीन हम अगर उन पर ध्यान रख देखें पॉइंट्स पर, तो वही बातें बार बार डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लेनिंग, अंडरस्टैंडिंग, साइटिसाइजिंग एंड एनालाइजिंग, ये जो 4-5 टर्म है ये पूरे शोध में के अंतर्गत किए जाते हैं। क्लियर पर्पज और एक निश्चित पर्पज के साथ हम कोई काम करते हैं। फिर आप देखें कि एक रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। कोई भी रिसर्च है, एक अच्छे रिसर्च की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो तो सबसे बड़ी बात है कि वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो इसका मतलब रिसर्च ना आपका करने में मन लगेगा, और जब करने में मन नहीं लगेगा तो ना आप प्रोसेस फॉलो करेंगे और ना कोई रिजल्ट, एक कहा जाए इंटरेस्टिंग रिजल्ट की तरफ हम बढ़ नहीं पाएंगे। उसके बाद में हम देखें गुड लिटरेचर रिव्यू, यानी एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू करने का भान हमें होना चाहिए, हमें करने का तरीका पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पढ़ना चाहिए कुल मिलाकर के। और
अपने जो संबंधित टॉपिक है उससे संबंधित डेटा कलेक्ट करना चाहिए। डेटा इन सेंस फैक्ट कलेक्ट करना चाहिए कि हमें जो रिसर्च गैप्स है उसको कैसे फुलफिल करें और क्या गैप्स हैं हमारे जो शोध करना चाह रहे हैं उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करके उन पर नए क्वेश्चन डेवलप करें, नए तरीके से डाटा कलेक्ट करें। साउंड प्राइमरी एंड प्राइमरी रिसर्च, भाई अगर प्राइमरी रिसर्च है तो उसको क्लियरली आपको बताना होगा कि हमारा जो शोध है वो प्राइमरी डाटा पर कलेक्ट होना चाहिए। कोशिश करें कि प्राइमरी डेटा से संबंधित जो रिसर्च होता है वो कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च होता है, उसको हमें ध्यान में रखने की जरूरत होती है। अब हम देखें तो लॉजिक स्ट्रक्चर, एनालिटिकल, थ्योरेटिकल इंटीग्रेटेड, अंडरपिन्ड बाय कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इंटीग्रेशन बिटवीन मेथडोलॉजी, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, ये जो एक गुड रिसर्च के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, यानी इंटरेस्टिंग इशूज हो, गुड लिटरेचर रिव्यू हुआ हो, प्राइमरी रिसर्च पर फोकस्ड हो, लॉजिक स्ट्रक्चर हो, कोई भी बात नहीं। लॉजिक का मतलब ये स्ट्रक्चरल होना चाहिए, यानी कोई भी बात सिस्टमेटिक हो, एनालिटिकल हो, थ्योरेटिक, कोई थियोरी पर बेस्ड हो या इंटीग्रेट कर रहा हो, और ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पर कोई बात हो रही हो। जैसे हम कहते हैं ग्रास रूट, ग्राउंड रूट थियोरी पर हमारा फोकस्ड है, या कह दें कि वन वे पर है, या हम कह दें कि जो है किसी एक थियोरी पर फोकस्ड हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि ये हमारा नीडल थियोरी पर बेस्ड है, ठीक है। इंटीग्रेशन बिटवीन मेथडोलॉजी एंड एनालिसिस, स्टेप टू बी टेकन, कौन कौन से स्टेप, आइडेंटिफाई अ जनरल प्रॉब्लम एरिया। अगर हम कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ए जनरल प्रॉब्लम एरिया, इसी एरिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो क्राइटेरिया टू यूज, क्राइटेरिया यूज करना है क्या, इंटरेस्ट सबसे पहला, जो सबसे पहला सबसे आखिरी यही अगर हम कहें पूरा चीज केंद्रित होता। कई बार ये कहते हैं, कई बार हम जाते हैं अपने गाइड के पास तो हमें इंटरेस्टेड टॉपिक हमारा इंटरेस्ट का नहीं होता, फिर भी हम ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं इंटरेस्ट का मिल पाया तो आप इंटरेस्ट उसमें जगाइए। थ्योरेटिकल वैल्यूज, प्रैक्टिकल वैल्यूज क्या है इनकी, इन दोनों वर्कबिलिटी क्या है, क्रिटिकल मास यानी कौन से क्षेत्र पर जाकर के मास की बात कही गई है, यहाँ ध्यान रखिए पब्लिक की बात नहीं कही गई है। तो मास जो है हमारा, उस पर कौन सा मास होगा, यानी कौन सा एरिया का पॉपुलेशन होगा जिस पर हम काम करना चाहेंगे। रिव्यू द लिटरेचर, दूसरा लिटरेचर रिव्यू हम पिछले बता भी चुके हैं कि हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत ही स्पेसिफिक करना चाहिए और बहुत ही स्ट्रांग करना चाहिए, राइट ए जनरल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फिर जब लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं तो फिर जनरल प्रॉब्लम को हम लिखते हैं छोटा छोटा स्टेटमेंट के रूप में। फिर रिसर्च बिगिन विद द प्रॉब्लम, व्हाट इज द इशू, हमें कुछ चीजें हमें ध्यान में रखना होगा, निकल करके आती हैं कि हम किस पर काम करना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं, क्या अध्ययन करना चाहते हैं। व्हाट इज द कंसर्न बीइंग एड्रेस्ड बिहाइंड दिस स्टडी, व्हाट इज द कंसर्न, क्या कंसर्न है बीइंग एड्रेस्ड बिहाइंड दिस स्टडी, स्टडी के पीछे क्या कंसर्न, व्हाई डू यू वांट टू अंडरटेक दिस स्टडी, आप यह अध्ययन क्यों करना चाहते हैं। व्हाई इज दिस स्टडी इम्पार्ट टू स्कॉलरली कम्युनिटी, यह जो शोध है वो स्कॉलर कम्युनिटी में क्या इम्पार्ट करेगा, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अब साइंटिफिक मेथड जो होते हैं वो सबको पता है कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज और रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज, देन रिसर्च इज अ साइंस। रिसर्च क्या है, साइंस है। और कोई भी अगर रिसर्च करने के लिए हम साइंटिफिक मेथड अपनाते हैं तो हमारा परफेक्ट रिजल्ट की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। डेवलप द प्रॉब्लम, डेवलप अ थ्योरेटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, यानी आप पहले टॉपिक प्रॉब्लम फाइनल कीजिए, फिर थ्योरेटिकल किस थ्योरी पर फोकस्ड है उसको थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए, फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस और क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस को पहले आप बनाइए, उनको देखिए
ठीक है। फॉर्मुलेट द रिसर्च प्लान मेथड्स, कौन सा मेथड्स लगेगा, कौन सा डिजाइन लगेगा, उसको भी आपको ध्यान में रखने होते हैं। कलेक्ट एंड एनालाइज द डाटा, फिर डाटा कलेक्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए, इंटरप्रेट द रिजल्ट एंड फॉर्म कंक्लूजन। भाई जब डाटा कलेक्ट कर लिया फिर इंटरप्रेट करेंगे कि क्या जो आए हैं, जो डाटा आए हैं, कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। रिफाइन द थ्योरी, फिर एक थ्योरी को रिफाइन कीजिए। रिसर्च क्वालिटीज एंड स्किल्स, इनको आप देखिए इस डायग्राम को, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। कम्युनिकेशन, इंडिपेंडेंस, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल स्किल्स और इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात, जो भी बात करते हैं वो परसेवरेंस की बात करते हैं। ठीक है, फोकस्ड है पर सेवरांस पर। ठीक है। रिसर्च प्रपोजल क्या है? रिसर्च प्रपोजल इज एन आर्गुमेंट that explains the logic behind your study to audience or of non-expert, वह जो एक्सपर्ट नहीं है उनके लिए आप स्टडी करके कुछ दे रहे हैं, वह जो देना चाहते हैं वो उसके लिए एक आर्गुमेंट है रिसर्च प्रस्ताव। अ जस्टिफिकेशन ऑफ योर रिसर्च, आप उनमें बहुत ज़्यादा मैं इनमें नहीं जाना चाहता, फिर भी आप देखिए कि a justification of your research, a desire to have readers of study, understand the rationale for how you plan to conduct this study, ये सब बातें हम पीछे कर चुके हैं। The explain clearly the readers what is the plan to understood yet plan to this study। ठीक है। अब हम आते हैं टाइटल का निर्माण कैसे करते हैं। सीधा मतलब है स्पेसिफिक टाइटल हो, टू आर मोर देन टू वेरिएबल्स अगर इसमें डिफाइन दिख रहे हैं, वो इंटर रिलेट हो रहे हैं, तो वो टॉपिक है। इसको आप देखिए, कंसाइज होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दिस शुड बी शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी, द टाइटल शुड encapsulate a few words, the essence of the research. Title need to be both concise and informative. The title should give the reader a succinct indication of what the research is about. The must include reference to the field of research and indication of what the research question is. It is often best not to write the title until I have finished writing the rest of research proposal. आप देखिए, लेकिन कभी भी क्वेश्चन मार्क टाइप में आप अपने इसमें मत कीजिए। टाइटल में कभी क्वेश्चन मार्क टाइप में आपको नहीं बनाना है। एम एंड सिग्निफिकेंस, क्या एम है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सार्थकता है इसकी, उसको हमें ध्यान में रखना होता है। तो आप देखिए, द ब्रॉड एम ऑफ प्रोजेक्ट emphasizing of the overall thrust of the proposed investigation should be clearly mentioned. Most social research contributes to one or more than one for the development of particular areas of theory or methodology। जो आपका एम और सिग्निफिकेंस हो, वो किसी मेथडोलॉजी या थियोरी को डेवलप कर रहा हो। द कलेक्शन और accumulation of new body of information and data। ठीक है, यानी जो कलेक्ट कर रहे हैं, जो कलेक्शन है, जो डाटा है, वो न्यू बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई न्यू इंफॉर्मेशन या डाटा प्रेजेंट कर रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च मेथड्स और टेक्निक्स, कोई नया रिसर्च मेथड और टेक्निक बिल्डअप कर रहा हो, डेवलप कर रहा हो। नॉलेज अबाउट और अंडरस्टैंडिंग द इशूज ऑफ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम या इशूज को आइडेंटिफाई करके उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहा हो। पॉलिसी एंड प्रैक्टिस इन पर्टिकुलर एरियाज, जो आपका रिसर्च टॉपिक है उसके पर्टिकुलर एरियाज में कोई पॉलिसी या कोई रूल्स क्रिएट करने या सपोर्ट करने या अवेयर करने की कोशिश कर रहा हो या बनाने की कोशिश कर रहा हो। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम
सीधा जो अपनी प्रॉब्लम को स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं, वही चीजें मैंने आपको बताया। दिस इज अ रियली ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। जो आपकी प्रॉब्लम है उनको उनका ओवरव्यू देते हैं। जैसे भारत में टीबी की मरीजों की संख्या पर, टीबी के मरीजों पर आप करना चाह रहे हैं, तो ओवरव्यू आप दीजिए भारत के टीबी के मरीज जो हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, किन किन चीज़ों पर, वहाँ कास्ट क्लास और जेंडर को भी ध्यान में रख सकते हैं। तो कुल मिला के स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उनमें रिसर्च गैप डिफाइन होना चाहिए। रिसर्च गैप दिखाई दे रहा हूँ, सारी चीज़ें आपके इसमें होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? सीधा मतलब है ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। टू आर मोर देन, कोशिश करें दो वेरिएबल इंटरलिंक्ड हों, एक वेरिएबल एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की स्टडी हो रही हो, तभी शायद आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है। क्लियर सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन, किस दिशा में आप काम करना चाह रहे हैं। जैसे भारत में टीबी, महिलाओं में टीबी रोग की जागरूकता का अध्ययन, हमने पीछे बताया प्रॉब्लम ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ मैं कह रहा हूँ महिलाओं में टीबी रोग की जागरूकता का अध्ययन करना, सीधा हो गया, महिलाओं में टीबी रोग की जागरूकता का अध्ययन करना है। ऑपरेशनल मेजरमेंट फ्रेमवर्क, वेरिएबल कंस्ट्रक्ट, वेरिएबल अलग अलग तोड़ करके, ब्रेक करके, जो आपके मेन स्टेटमेंट मेन आपके प्रॉब्लम में है उनको ब्रेक कर करके आप जो है यहाँ पर लिखना होता है। थ्योरेटिकल बेसिस, कोई कोई थ्योरी लिंक कर रहा है। टू डेवलप द जर्नल फोकस रिसर्च क्वेश्चन, आप रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करना चाह रहे हैं। कोई मोर रिग्रेसिव थिंकिंग, रिगोरियस थिंकिंग, गुड्स एंड साउंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड हैव, अच्छे रिसर्च ऑब्जेक्टिव का क्या, व्हाट की स्टडी हो रही हो, लिखो भले ही ना, लेकिन व्हाट स्टडी हो रही हो। टारगेट पूरा सेट होना चाहिए कि क्या आप अध्ययन करना चाहते हैं, किन पर ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है किन से फुलफिल हो जाएगा। रियलिस्टिक टाइम, एनर्जी एंड फाइनेंस की भी बात हो। टाइमली, टाइम टू टाइम अकम्प्लिश ऑफ ऑब्जेक्टिव, समय समय पर आप अपने ऑब्जेक्टिव को निहारिए, देखिए और कुछ एडिटेबल है तो चेंज भी कीजिए। To explore, to describe, to explain, to understand, to change, to evaluate, to assess, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव का ही फॉर्म है। ओवरव्यू ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर में मैं 3 बातें आपको बता देता हूँ कि लिटरेचर जिस विषय पर आप अध्ययन कर रहे हैं उससे संबंधित डेटा लेते हैं, उस लिटरेचर में क्या है, उससे संबंधित क्या नहीं है, जो हमें अध्ययन करना चाहिए अपने में, इन्हीं 3 पर फोकस होना चाहिए जस्टिफिकेशन करने के लिए। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की जो भी बात करते हैं, कोई थ्योरी बिल्डअप करने की, द कॉन्सेप्ट टू बी यूज्ड, कौन सा कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हैं, देयर रिलेवेंस एंड एप्लीकेबिलिटी, जो हम यूज कर रहे हैं उसकी रिलेवेंसी क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, क्या एप्लीकेबल हो रहा है, कि बस कोई भी, हमने कहा ग्राउंड रूट थ्योरी हम यहाँ पर लगाएंगे या निटिव थ्योरी लगाएंगे या टू स्टेप थ्योरी लगाएंगे, तो कुछ मतलब भी है कि बस आप थ्योरी लगा दे रहे हैं, उसका जरूरी नहीं आप थ्योरी ऑपरेशनलाइजेशन और कैसे उसे करेंगे, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च हाइपोथेसिस, बातें पीछे मैंने बता दिया है कि रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या है, relation between two or more than two statement, two more than two or relation between two or more than two variable is called hypothesis, यानी interrelation between two variables is called hypothesis। hypothesis क्या है कि a tentative answer of your research is called hypothesis, एक संभावित उत्तर है जिसकी जांच करना अभी बाकी है। रिसर्च क्वेश्चन क्या है, तो फोकस्ड स्टेटमेंट which is focused to study is called research question।
नीड टू स्टेट क्लियरली एंड कंसाइजली, क्लियर दिखना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। दे कैन बी क्वेश्चन में क्या, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये चीजें होनी चाहिए। हाइपोथेसिस में कोशिश करना चाहिए कि चीजें ना हो। हाइपोथेसिस आर टेंटेटिव आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन। मैंने अभी बताया काज एंड इफेक्ट relationship between two concept, hypothesis requires a great deal of theoretical framework। ठीक है। रिसर्च मेथडोलॉजी, आप कौन सी मेथडोलॉजी यूज, मेथड्स मस्ट प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन। जो आपके रिसर्च क्वेश्चन है वो कैसे आंसर, एक बेहतर आंसर दे सकें, उसको ध्यान में रख करके मेथडोलॉजी क्रिएट की जाती है। The proposal should clearly indicate inverse of the study, sampling framework, sampling method, sampling size, units of observation। ये चीजें आपके उसमें पूरा पूरा दिखा होना चाहिए। methodology means remember the methods is in service of research question is not the other। research methodology means a process of research techniques or tools, whole activities is called methodology। डाटा कलेक्शन क्या है? डाटा कलेक्शन, सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, कौन कौन से सोर्स हैं, प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, टाइप्स ऑफ डाटा, आपका डाटा कैसा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, आपका डाटा कैसा है। ठीक है। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन, टूल्स क्या है? टूल्स मीन्स उपकरण, यानी क्वेश्चनर, शेड्यूल, इंटरव्यू इज कॉल्ड टूल्स एंड टेक्निक्स इज कॉल्ड सर्वे टेक्निक, कंटेंट एनालिसिस, केस स्टडी, एफजीडी इज कॉल्ड टेक्निक। ठीक है। डाटा एनालिसिस कैसे एनालिसिस करेंगे? कंटेंट एनालिसिस करेंगे कि एफजीडी करके, या आप किसी सॉफ्टवेयर पर करेंगे। जैसे प्राइमरी डाटा क्वेश्चनर से आप ले आते हैं, या इंटरव्यू से ले आते हैं, शेड्यूल से ले आते हैं, तो उससे आप देखते हैं कि SPSS में फुलफिल करके आपको कुछ स्केलिंग करते हैं और आप एक अच्छा एनालिसिस कर देते हैं। इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन फॉर पॉलिसी मेकिंग, क्या काम है? एनी मेथडोलॉजिकल इनोवेशन, कोई अलग मेथडोलॉजी बनाना, टू कंट्रीब्यूट द थ्योरी बिल्डिंग्स। रेफरेंस जब आप दें तो APA स्टाइल में दें या MLA स्टाइल में दें। ठीक है। इन चीज़ों का आप बखूबी ध्यान रखें। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। APA स्टाइल भारत में लगभग रिसर्च में आपको देना होता है। हम देखिए MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन शिकागो है, और भी लाइब्रेरी, इंडियन लाइब्रेरी सिस्टम है। आप किसी में जो भी आपको मांगा जा रहा है उसमें आप कर सकते हैं। फैक्टर इम्पॉर्टेंट फॉर एकेडमिक रिसर्च, मैंने पीछे ये सारी चीजें बता दी हैं। मोटिवेशन होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए, और रिसर्चर जो है, पर्सनल क्वालिटीज ऑफ कॉम्पिटेंट रिसर्चर्स, ये 3 अगर क्वालिटी हैं तो रूल्स ऑफ रिसर्चर्स, मैंने आपको बताया रिसर्चर कैसा होना, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर की बात, एम्पैथेटिक ऑब्जर्वर, फेथफुल रिपोर्टर, मीडिएटर ऑफ लैंग्वेज, रिफ्लेक्टिव पार्टनर, डायलॉग, लॉजिक फैसिलिटेटर। अगर ये कितने गुण है तो कहने का मतलब जो रोल है, उसकी भूमिका है, इस तरह भी हो सकती है, और ये एक रूप में कहा जाए ये गुण भी होने। आप देखेंगे कि बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज हैं जो आपको फंड प्रोवाइड करती है, आप वहाँ प्रपोजल भेज सकते हैं। तो जैसे UGC है, मेजर माइनर प्रोजेक्ट देती है, DRF देती है, पोस्ट डॉक्टरल देती है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप देती है, कंटीजेंसी देती है। ठीक है। उसी तरह ICSR भी देती है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज देती हैं, जैसे उनमें रूरल डेवलपमेंट है, पंचायती राज है, सोशल जस्टिस है, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ट्राइबल अफेयर है, HRDC है, MHRD है, जिससे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, स्टेट मिनिस्ट्रीज हैं, प्लानिंग कमीशन है, UNDP, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक,
फाउंडेशंस, एनजीओज, आज तमाम तरह के एनजीओज हैं जो आपको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। सीएसएसआर फंडिंग के तहत भी आपको बहुत सारा प्रोजेक्ट मिल सकता है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी, जैसे मुझे ही MGNCRE से एक मेजर प्रोजेक्ट मिला, तो इसी तरह आप देख सकते हैं बहुत सारा कुछ, कहीं कोई आपको ज़रूरत नहीं, बस आप उसके प्रोसेस को फॉलो, आपने देखा, आपने मेरी प्रेजेंटेशन को सुना, आपके कैरियर में, आपके रिसर्च में कुछ सहायक हो सकूं, इसी आशा के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने बच्चों में, अपने विद्यार्थियों में, तो एक संबल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।